हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डायनेमिक्स की लेक्चर से स्टार्ट कर रखी है, तो इसी डायरेक्शन में आगे मूव करते हुए हम डायनेमिक्स का एक कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास एक क्रिकेट स्टेडियम है और क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जाने लग रहा है। तो डेथ ओवर्स में बैट्समैन बॉल को किस एंगल से हिट करे कि जो बॉल है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे, इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल अपने आप में एक पार्टिकल ही होता है जिसे डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के ओब्लिक डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है। ओब्लिक डायरेक्शन होती है साथियों, ना तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ना ही हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर। जिस ये थीटा एंगल आपका ना तो 0 डिग्री होना चाहिए और ना ही आपका 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा आपका 0 और 90 के बीच में हो तो उस डायरेक्शन को बोलते हैं ओब्लिक डायरेक्शन। नीचे दो आर्टिकल लिखे हुए हैं, इन दो आर्टिकल को एक बार देखते हैं। पार्टिकल प्रोजेक्टेड और ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जैसे कि बंदा इस पिंक बॉल को अगर इस बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिराएगा, सीधा अगर छोड़ेगा, तो ये बॉल जो है ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगी। और जब कोई पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके लिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपकी जो ये बॉल है ये विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएगी, तो जो आपका एक्सेलरेशन, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसके अंदर जो आपका एक्सेलरेशन होता है एफ, वो हमने जी से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इस बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा। ये सारी की सारी इक्वेशन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। और अगर आपका ये पार्ट, अगर ये बंदा इस बॉल को किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से ड्रॉप करता है तो इक्वेशन ये होंगी। और अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप इन इक्वेशन में यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सिमिलरली इस कंसेप्ट को देखते हैं। अगर ये बंदा इस बॉल को सीधा ऊपर की तरफ उछालता है तो इस बॉल का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जब जब आपकी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन तो वही रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ग्रेविटी की अंगेंस्ट जाने लग रही है। ग्रेविटी की अंगेंस्ट जाने का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो आपका डाउनवर्ड है, लेकिन पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए जो जी है वो विद नेगेटिव साइन लेंगे। आगे पढ़ते हैं। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब कि अगर किसी पार्टिकल को किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए तो आपका पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा और किसी भी टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन क्या होगी, इस सारे के सारे कंसेप्ट को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ अजम्पशन कर लेते हैं कि जो आपकी बॉडी प्रोजेक्ट की गई है वो वैक्यूम के अंदर की गई है। वैक्यूम के अंदर प्रोजेक्ट करने का मतलब है कि जब आपकी बॉडी प्रोजेक्ट की जाएगी तो जो एयर की वजह से फ्रिक्शन होगा वो नेग्लेक्जिबल होगा। ठीक है साथियों, तो अब इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। A particle of mass m is projected in a vertical plane through the point of projection with velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal। हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और उसे अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, फेंका गया है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इस पॉइंट के ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने जूम कर ली, वो है u। तो वेलोसिटी हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका इस वेलोसिटी का जो x ओ एक्स के लोग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा साथियों, यू कोस अल्फा। और जो वाई एक्सिस के लोग कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, यू साइन अल्फा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये आपका पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है तो किस पाथ को फॉलो करेगा। पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से वही, जैसा कि हमने फर्स्ट 2 वीडियोज में डिस्कस किया था, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए। मान लेते हैं किसी टाइम टी के ऊपर आपका पार्टिकल इस पॉइंट पी के ऊपर है और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने जूम कर लिए एक्स वाई, और इस पॉइंट पी के ऊपर भी पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की डायरेक्शन है जूम कर ली हमने ये। और इस वेलोसिटी ने जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, इसके साथ जो एंगल बनाया वो हमने जूम कर लिया थीटा। देखते हैं साथियों, जैसा कि पार्टिकल आपका जब टी टाइम के ऊपर इस पॉइंट पी के ऊपर है तो इस पार्टिकल के ऊपर केवल एक ही फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स, जो इसका वेट है, जो इसका वेट इस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींच रहा है, वही फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर अब लग रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स निकालते हैं कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है। फोर्स
एक्टिंग ऑन पार्टिकल पी, सॉरी एट पी, पार्टिकल के ऊपर इस पी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स होती है साथियों आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है आपका m, पार्टिकल का मास हमने m एज्यूम किया है, और एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट लेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होता है आपका d2x/dt², और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होता है आपका d2y/dt²। तो फोर्स बनी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स बनी वो बनी आपकी m इंटू d2x/dt²। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एट टाइम t पर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो केवल डाउनवर्ड्स है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो आपका जो ये फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये आपकी जीरो होगी। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो होगी आपका फार्मूला m इंटू d2y/dt²। एक्सेलरेशन आपका वाई एक्सिस के अलोंग, और लेकिन आपकी जो एक्सेलरेशन है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, और वो फोर्स है कितनी mg। तो आपका ये किसके साथ आएगा, विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आया साथियों, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और जो हम फोर्स निकाल रहे हैं वो वाई एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने इसको विद नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, m से m आपका कैंसिल हो गया। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं और आपको पाथ फाइंड आउट करना है। तो पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालेंगे। एक्स वाई को आइसोलेट करना पड़ेगा टी से, तो एक्स को आइसोलेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन का दो बार इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, d2x/dt²। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव dx/dt, क्योंकि आपका m इन दो क्वांटिटी की प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल है तो m आपका जीरो हो नहीं सकता। हमने जूम कर लिया d2x/dt² ही जीरो के इक्वल है। एक बार इंटीग्रेशन किया तो आपका आएगा dx/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि पार्टिकल को इस ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर टाइम आपका जीरो है, और इस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है वो कितना है साथियों, u कोस अल्फा। तो इस कंडीशन को पुट करते हैं एट पॉइंट ओ, पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के कंपोनेंट है u कोस अल्फा, वही तो आपका साथियों dx/dt होता है। यहाँ से c1 की वैल्यू निकल के आ गई u कोस अल्फा। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं, dy/dt इज इक्वल टू -gt प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। यहाँ से फिर से हम इस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे उसी कंडीशन का यूज कर कर। तो आपका इस ओ पॉइंट के ऊपर t जीरो है, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट के लोग जो कंपोनेंट है वो कितना है साथियों, dy/dt है आपका u साइन ऑफ अल्फा। तो यहाँ से आपकी c2 की वैल्यू निकल के आ गई u साइन अल्फा। इन दोनों की वैल्यू हम इस के अंदर पुट करते हैं तो आपका dy/dt आ गया निकल कर, dy/dt इज इक्वल टू -gt प्लस u साइन ऑफ अल्फा, और जो आपका dx/dt निकल के आया है dx/dt इज इक्वल टू u कोस ऑफ अल्फा। पर इंटीग्रेशन से हमें dx/dt और dy/dt की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होके आ चुकी है, लेकिन हमें तो x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का हम एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू u कोस अल्फा t, u कोस अल्फा t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3। अब इस c3 की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हमने जूम किया है कि पार्टिकल o पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो u है, और इस o पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट जीरो है, y कोऑर्डिनेट जीरो है और t भी जीरो है। तो हम यहाँ से c3 की वैल्यू निकल के आएगी आपकी c3 इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू u कोस अल्फा t। x कोऑर्डिनेट आपका t की टर्म्स में निकल के आ चुका है। सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। तो आपकी फोर्थ इक्वेशन का एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो y इज इक्वल टू, सिमिलरली हम फोर्थ इक्वेशन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा वी हैव y इज इक्वल टू -gt² अपॉन 2 प्लस u साइन अल्फा इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c4। इस c4 की वैल्यू फिर से हम अपनी कंडीशन का यूज़ करके निकालेंगे एट t इज इक्वल टू जीरो,
y इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी C4 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी साथियों 0। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो y आपका आएगा -gt² प्लस u साइन ऑफ अल्फा। आपकी 6th इक्वेशन निकल के आ गई है साथियों। 5th और 6th इक्वेशन दोनों अपने आप में x का रिलेशन y के टर्म्स में, y का रिलेशन t की टर्म्स में है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करके x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करने लग रहा हूँ। t को एलिमिनेट करने के बाद आपके पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस 1/2 gx² u² cos² अल्फा। ये आपके इक्वेशन निकल के आ गई। तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये x के अंदर क्वाड्रेटिक है और y के अंदर लीनियर है। और जैसा कि हमने +1 में सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशन को पढ़ा था, तो ऐसी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है साथियों? पैराबोला को। पर वापस जाते हैं तो जो हमने ये डायग्राम बनाया था ये अपने आप में पैराबोलिक शेप में होगा। ये पैराबोलिक शेप में होगा, इसका हमने अंदाजा लगा लिया है। और बार हम जल्दी से पैराबोला के बारे में पढ़ते हैं। पैराबोला, ये आपका पैराबोला होता है और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का लोकस है जिनका इस फिक्स पॉइंट S और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है उसकी रेशो सेम हो। उन सभी पॉइंट्स के लोकस को हम पैराबोला बोलते हैं। आपका ये पॉइंट फिक्स्ड को बोलते हैं हम फोकस, इस फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। इस जो पॉइंट है ये आपका, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और जो आपकी फोकस से पास होने वाली लाइन को बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। हमने अभी अभी इक्वेशन जो ड्रा की पैराबोला की, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है y माइनस एच वाई माइनस के इज इक्वल टू एल इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल इजीली किया जा सकता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड से हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा साथियों कैलकुलेशन का काम है, ये मैंने पहले ही लिख रखा है। ये आपकी इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स के बाद ये आ जाएगी। इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम पता कर चुके हैं कि जो आपका पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, तो हम उस पाथ के जो बेसिक से पॉइंट है वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इन सभी को फाइंड आउट करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। तो जो आपकी L होती है वो होती है L लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ। इसको आप जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो L की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2u² cos² अल्फा अपॉन g। ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। वर्टेक्स, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करने से h की आपकी वैल्यू आ जाएगी u² sin 2 अल्फा अपॉन 2g, और k को इसके साथ कंपेयर करोगे u² sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। सिमिलरली आप और सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये सारा का सारा कंसेप्ट आप +1 की किसी भी किताब से, स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल सारा का सारा काम कैलकुलेशन का है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है साथियों, जब आपके पार्टिकल को इस O पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, तो प्रोजेक्ट होने के बाद जो कि हमने ड्रा जो इस पाथ के बारे में हमने पता कर लिया है कि जो पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल प्रोजेक्ट होने के बाद वो पैराबोलिक पाथ होगा। और पैराबोलिक पाथ की वजह से वो पार्टिकल कभी ना कभी इस ग्राउंड लेवल के ऊपर आएगा। तो कितने टाइम में आपका पार्टिकल O से प्रोजेक्ट होने के बाद, मान लिया एक मिनट के लिए पॉइंट आपका M है, इस M को स्ट्राइक करेगा, वो टाइम जो होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक आपका पार्टिकल हवा में रहा। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम दैट elapses फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन टिल द पार्टिकल रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो इसकी नोटेशन होती है वो नोटेशन होती है साथियों कैपिटल T। इस कैपिटल T को फाइंड आउट करेंगे कि कैपिटल T आपका किसके इक्वल होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट होने के बाद जब इस M पॉइंट पर ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो इस ग्राउंड के ऊपर जो आपकी y की वैल्यू होगी वो साथियों कितनी होगी, 0। टाइम ऑफ फ्लाइट है पुट y इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू कैपिटल T इन इक्वेशन 6। तो आपकी जो इक्वेशन 6 है उस इक्वेशन 6 के अंदर हम स्मॉल y को 0 पुट करेंगे और स्मॉल t को कैपिटल T पुट कर देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी पुट y इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू कैपिटल T इन इक्वेशन 6। कैपिटल T u साइन अल्फा कैपिटल T माइनस हाफ gt² इक्वल टू 0। t कॉमन दोनों से,
यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी। टाइम ऑफ फ्लाइट हम जीरो अज्यूम नहीं कर सकते, तो आपकी जो ब्रैकेट है वही जीरो के इक्वल होगी। यहाँ से आपके कैपिटल टी की वैल्यू आएगी 2u साइन अल्फा अपॉन जी, या सीधे बेसिक से न्यूमेरिकल होंगे। आपको पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन होगी, इनिशियल जिस वेलोसिटी से आपका पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है और जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, और आपको क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें एंगल चाहिए और पार्टिकल की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी चाहिए। आपकी टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आगे पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है साथियों कि पार्टिकल ने प्रोजेक्ट होने के बाद जब ये इस ग्राउंड के इस एम पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ एम कितना है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका हम फार्मूला ड्राइव करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को अगर आप ध्यान से देखोगे, इस डायरेक्शन के लोंग ओ एक्स के लोंग जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है यू कोस अल्फा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है वो है आपका कैपिटल टी। तो आपको डिस्टेंस अगर निकालना हो तो वेलोसिटी की मल्टीप्लाई हम टाइम के साथ कर देंगे, आपका जो ओ एम डिस्टेंस है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की जो नोटेशन होती है, नोटेशन उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एच से। वो होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। डायरेक्ट दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद जब आपका जो आर हॉरिजॉन्टल रेंज में कई बुक में हम आर से भी डिनोट करते हैं, तो आर से भी डिनोट कर सकते हो आप, इसको एच से भी डिनोट कर सकते हो। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। आगे बढ़ते हैं साथियों, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करते हैं कि जैसा कि हमने वीडियो में की स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि बैट्समैन को किस एंगल से बॉल को हिट करना चाहिए कि जो डिस्टेंस है बॉल वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यू। जब आपको प्रोजेक्टेड पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया है उसकी अगर वेलोसिटी दे रखी है यू, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो भी अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, ये वैल्यू आपकी तभी मैक्सिमम हो सकती है साथियों, एक बार देखना, क्योंकि आपका यू फिक्स हो चुका है, जी ग्रेविटी फिक्स है आपकी, तो चेंज हो सकता है साइन 2 अल्फा। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन 2 अल्फा को 1 के इक्वल होना पड़ेगा। साइन 2 अल्फा आपका 1 के इक्वल कब होगा, जब अल्फा आपका कितना हो पाई बाय 4। तो इस बात का मतलब है साथियों कि अगर बैट्समैन अगर बॉल को 45 एंगल से हिट करे तो जो उसकी डिस्टेंस होगा बॉल का वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ग्रेटेस्ट हाइट के बारे में पढ़ते हैं। एट द ग्रेटेस्ट हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज वेनिसेस। डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये आपके पार्टिकल ने हाइट अचीव की, इस हाइट को फाइंड आउट करना है कि ये हाइट कितनी है। इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसके पैरेलल इस वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालना, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि वाई एक्सिस के लोग जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो साथियों कितनी है, यू साइन अल्फा, और इस टाइम के ऊपर इसके लोग जो पार्टिकल की वेलोसिटी है यू साइन अल्फा एट पॉइंट ओ। और जब आपका पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर वो जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, तो क्योंकि पार्टिकल की मोशन अब तो स्ट्रेट लाइन में ही है तो इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट ही यूज हो जाएंगी। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as वी वेलोसिटी, यहाँ पर पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर जीरो होगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी यू साइन अल्फा, जीरो यू साइन अल्फा, एक्सेलरेशन आपका है माइनस जी क्योंकि वो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स की तरफ है, और एस हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट हाइट को डिनोट करेंगे कैपिटल एच से, तो लिख देते हैं एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आएगी यू स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 2g। ये आपकी ग्रेटेस्ट हाइट निकल के आ गई। जल्दी से साथियों जो जो हमने फार्मूले ड्राइव किए हैं इन फार्मूलों के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम है
ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। कि पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया है 45 एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। हमें फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, ग्रेटेस्ट हाइट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमें यू गिवन है, पार्टिकल की जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड और एंगल अल्फा हमें गिवन है 45 डिग्री। तो टाइम ऑफ लाइट निकालने का अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया था। टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला था 2u साइन अल्फा अपॉन जी। सारी की सारी वैल्यू पुट करके आपके टाइम ऑफ लाइट निकल जाएगा। सिमिलरली आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी हमें क्या क्या चाहिए, यू चाहिए, अल्फा चाहिए, दोनों चीज़ें गिवन है। और मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हाइट के लिए भी हमें क्या चाहिए, यू और अल्फा। तो सारी चीज़ें गिवन है, साथ ही बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम की तरफ आगे मूव करते हैं। 2 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। 2 बॉल्स हैं साथियों, एक को 60 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है और दूसरी को 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है। हमें क्या क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में, इफ दे अटेन द सेम हाइट, अगर दोनों जो हाइट हैं वो सेम हाइट को अटेन करें तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो जो उसकी वेलोसिटी है कि किस वेलोसिटी से उन दोनों बॉल्स को प्रोजेक्ट किया गया है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्योंकि आपको सेम हाइट, सॉल्यूशन मान लेते हैं जो आपकी फर्स्ट बॉल है उसकी वेलोसिटी u और जो आपकी सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी हमने जूम कर ली v। सेकंड बॉल की वेलोसिटी हमने जूम कर ली v, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी हमने जूम की u। जो आपकी मैक्सिमम हाइट है, अटेन सेम हाइट, उसका फार्मूला है आपका साथियों h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एल्फा अपॉन 2g। तो आपकी ये h जो निकल के आई ये फर्स्ट बॉल के निकल के लिए आया। सिमिलरली हम सेकंड बॉल, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हमने v एज्यूम की है तो उसके निकल के आएगी h v स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एल्फा अपॉन 2g। क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों ने हाइट सेम अटेन की है तो h इसलिए हमने दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को सेम किया। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एल्फा अपॉन 2g इक्वल टू v स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एल्फा अपॉन 2g। यहाँ पर हम अल्फा 1 और अल्फा 2 भी पुट कर लेते हैं क्योंकि साथियों दोनों के एंगल सेम नहीं थे। एक को 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया है और एक को 60 डिग्री से। साइन स्क्वेयर अल्फा 1 और साइन स्क्वेयर अल्फा 2 दोनों की वैल्यू पुट करेंगे। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं साथियों। यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 अपॉन 2g, वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 30 अपॉन 2g। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं साथियों। 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 30। साइन यू स्क्वेयर साइन 60 आपका होता है साथियों √3 अपॉन 2 स्क्वेयर, वी स्क्वेयर साइन 30 होगा साथियों आपका 1/2 स्क्वेयर। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लोगे तो आपकी u √3 अपॉन 2 v 1/2। यहाँ से हमें तो रेशो निकालनी थी वेलोसिटीज़ की, तो u अपॉन v आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी 1/√3। तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होंगी u और v वो होंगी आपकी 1/3। सिमिलरली सेकंड पार्ट को भी बड़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज अगर सेम हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला पुट करेंगे हम। r इज इक्वल टू u1 या u स्क्वेयर साइन 2 अल्फा अपॉन g और r इज इक्वल टू v स्क्वेयर साइन 2 अल्फा अपॉन अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन g। दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद आप दोनों की वेलोसिटीज का रेशो भी निकाल सकते हो, जो कि आपकी रेशो निकल के आएगी यू वी की रेशो यू वी इजिकल टू 1/2। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो उम्मीद है साथियों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।